हेलो स्टूडेंट्स, वीनस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम कक्षा 10 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे। ये 6 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। इस वर्कशीट का नाम बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ है। यह वर्कशीट आपके बुक के चैप्टर नंबर 2 से संबंधित है। तो चलिए इस वर्कशीट को थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि थोड़ा दोहरा लेते हैं पिछली चीज़ों को, जैसे बहुपद क्या होता है। तो बहुपद के लिए उन्होंने बोला है चर और अंकों के एक से अधिक पदों का बीजीय व्यंजक। अब इसका क्या अर्थ है? चर हम x, y, z, u, v इस तरीके से लिखे हुए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को बोलते हैं। इनको चर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो मान है वो बदलता रहता है, वैरी करता है, इसलिए इंग्लिश में इनको वेरिएबल्स भी बोला जाता है। यदि इन चर को और अंकों को हम एक से अधिक पदों में लिख दें तो वो एक व्यंजक बनता है, बीजीय व्यंजक, और उसी व्यंजक को हम बहुपद कह देते हैं। जैसे उदाहरण में हम x + 2 लेते हैं, तो यहाँ पर हम चर को और अंक को ले रहे हैं और पद हम एक से अधिक ले रहे हैं। एक पद x है और एक पद 2 है। इसका एक उदाहरण और समझते हैं। जैसे हम x + y लिखते हैं और उसके साथ में +3 लिख देते हैं, तो x और y ये चर हैं और 3 एक अंक है। और क्योंकि हमने इसमें भी एक से अधिक पद लिए हैं तो ये भी एक तरह का बीजीय व्यंजक है और ये बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं बहुपद की घात क्या होती है। तो किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी जो घात होगी उसे ही बहुपद की घात बोलेंगे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे नीचे ही उदाहरण में x की घात 4 दी हुई है, प्लस में 3x की घात 3 दी हुई है और प्लस में 1 यानी 1 दिया हुआ है। तो यहाँ जो हमारा चर है वो है x और इसमें सबसे बड़ी घात कितनी नज़र आ रही है हमको? 4। तो इसी तरह से हम बहुपद की घात को यहाँ पर सबसे बड़ी घात से बोलते हैं, जो कि यहाँ पर 4 है। इसी के आधार पे हम ये वाला एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं जिसमें फ़र्स्ट पार्ट अब हमें आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें हमसे कहा है कि इस बहुपद के आधार पर आप बताइए कि बहुपद की घात क्या है। तो देखिए, इसमें बहुपद की घात को देखने के लिए चर की सबसे बड़ी घात को देखना है और चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 4 नज़र आ रही है, तो इसीलिए बहुपद की घात 4 हो जाएगी। तो चलिए अब हम बहुपद के शून्यांक को देखते हैं क्या होता है। शून्य क्या होता है? चर संख्या के जिस मान से बहुपद का मान शून्य हो जाए। अर्थात किसी बहुपद में हम चर की जगह पर ऐसा कौन सा मान रख दें, चर माने x या फिर y या फिर z, इनकी जगह पर हम बहुपद में कौन सा ऐसा मान रख दें जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे ही हम बहुपद का शून्यक बोलेंगे। इन्होंने एक उदाहरण से समझाया है। जैसे एक बहुपद x + 2 है और इस x + 2 में हम इस x की जगह पर ऐसा कौन सा मान रख दें जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए। तो इसके लिए हम इस बहुपद को शून्य के बराबर लेके चलते हैं। px = 0। अब बहुपद के मान यानी x + 2 को रख देंगे 0 के बराबर, और जैसे ही हम x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो 2 को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पर x का मान -2 आ जाएगा, जो कि इस बहुपद का शून्यक होगा। क्योंकि यदि इस x के मान को हम बहुपद में रख दें तो हमारा बहुपद जो x + 2 है वो शून्य हो जाएगा। चलो एक बार चेक करते हैं। x की जगह -2 रखते हैं, जो कि हमारा x का मान निकला था, और +2 पहले से ही था,
तो देखिए प्लस और माइनस में होने की वजह से इस बहुपद का मान शून्य हो गया, इसलिए x बराबर -2 इसका शून्यक कहलाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम अपने पिछले उदाहरण के अब दूसरे पार्ट को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला है x + 5 बहुपद का शून्यक बताइए कि शून्यक क्या होगा। तो हम अपने बहुपद x + 5 को शून्य के बराबर रख देंगे और यहाँ से x का मान -5 आ जाएगा और यही हमारा इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं। उन्होंने बताया है कि ग्राफ में क्या क्या होता है। तो ग्राफ में क्या क्या होता है, इस बात को क्यों बता रहे हैं इस चैप्टर में, तो ज़रा ध्यान से देखिए। इस वर्कशीट का नाम क्या है? इस वर्कशीट का नाम है जो बहुपद के शून्यक होते हैं, जो अभी हमने पता लगाया, चर का ऐसा मान जिनसे बहुपद शून्य हो जाए, उसका ज्यामितीय अर्थ क्या है। ज्यामितीय अर्थ यानी हम किसी बहुपद को अगर ग्राफ पे बनाएं, ग्राफ पे प्रदर्शित करें, तो शून्यक उस ग्राफ में हमें किस प्रकार नज़र आएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं कि बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो इसके लिए हम ज़रा ग्राफ बनाने से पहले ग्राफ में क्या क्या होता है इस बात को समझ लेते हैं। तो देखिए इस बात को समझने के लिए उन्होंने क्या बताया है। तो इस बात को समझने के लिए आपने ये चीज़ें कक्षा 9th में भी पढ़ी हैं। जिस तल पर हम किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाना चाहते हैं, हम उस तल को हमेशा कार्तीय तल बोलते हैं, और उस तल पर हम किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए उस बिंदु के लिए x और y का मान का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम एक कोमा लगा के दोनों को सेपरेट कर देते हैं और सेपरेट करके ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। x के इस मान को जो बिंदु की स्थिति को दर्शा रहे हैं और y के भी उस मान को जो उसी बिंदु की स्थिति को दर्शा रहे हैं, दोनों को एक साथ हम निर्देशांक बोलते हैं। तो इस प्रकार अगर हम किसी बिंदु की स्थिति निर्देशांक के द्वारा दर्शाना चाहते हैं, तो हमें उस तल पर यानी कार्तीय तल पर दो रेखाओं को बनाना होता है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और एक वर्टिकल लाइन होती है जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x अक्ष बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम y अक्ष बोलते हैं। इस x अक्ष और y अक्ष की लाइनों को हम इस तरीके से बनाते हैं कि दोनों एक दूसरे पे लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। और किस बिंदु पर करती हैं, देखिए हरे कलर का बिंदु बनाया है, इस बिंदु को ओरिजिन या मूल बिंदु बोल दिया जाता है। यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों 0 होती हैं, अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। इस तरीके से हमारा ये कार्तीय तल 4 हिस्सों में बट जाता है, जिन हिस्सों को हम चतुर्थांश बोलते हैं, इट मीन क्वाड्रेंट। इसके बाद x अक्ष के दाहिनी ओर और y अक्ष के ऊपर की ओर बने हुए चतुर्थांश को हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, जिसमें x और y दोनों के मान हमेशा प्लस में होते हैं। इसी तरह इस चतुर्थांश को हम द्वितीय या दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, जिसमें x का मान माइनस और y का मान प्लस का होता है। इसी तरह तीसरे चतुर्थांश में हम x और y दोनों के मान को माइनस में लिखते हैं, और चौथे चतुर्थांश में हम x के मान को प्लस में और y के मान को माइनस में लिखते हैं। तो इस प्रकार आप ग्राफ को अच्छे से बनाना सीख जाएंगे यदि आप इन बेसिक बातों का ध्यान रखेंगे। और ये आपको मूल बिंदु ध्यान रखना है, यहाँ पर दोनों मान x के और y के 0,0 होते हैं। आई होप कि आप ये सब बातें अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ हमें एक बहुपद को ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कर कर दिखाया गया है। इस बहुपद के ग्राफ को यदि हम ध्यान से देखें तो यह ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, जिन्हें लाल रंग से दिखाया गया है।
यही 3 बिंदु इस बहुपद के शून्यांकों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें y बराबर px करके बहुपद को बताया गया है और बोला ये गया है कि शून्यांक ज्ञात करने के लिए या शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 रख दीजिए, क्योंकि शून्यक बहुपद को 0 के बराबर कर देता है। और क्योंकि हम px को y मान रहे थे तो y बराबर 0 रख दीजिए। अब y बराबर 0 का अर्थ हमेशा x अक्ष होता है, क्योंकि x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 बना रहता है। जब हम x अक्ष पर होते हैं तो हम ना तो ऊपर की तरफ होते ना नीचे की तरफ, इसीलिए ना y की वैल्यू प्लस में होती ना माइनस में, और जब प्लस और माइनस में नहीं होती तो अर्थात y की वैल्यू 0 होती है। इसलिए हम बोल देते हैं कि y बराबर 0 हमेशा x अक्ष को दर्शाता है। और x अक्ष पर दर्शाने की वजह से हम ये देखते हैं कि यह ग्राफ जो एक बहुपद का है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब ये जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उतने ही बिंदुओं के मान हमारे बहुपद के शून्यक हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस बहुपद में 3 शून्यक हैं, क्योंकि बहुपद का आलेख x अक्ष को 3 बिंदुओं पर छू रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इन्होंने इस बात को आपको ऐसे समझाया है, मतलब जितनी बहुपद की घात है उतने शून्यक और उतने हल और उतने ही आलेख बिंदु अक्ष पर होंगे। यानी यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है, यदि किसी बहुपद की घात 3 है तो उसके उतने ही शून्यक होंगे, और जितने शून्यक होंगे उतने ही हल होंगे, और जितने हल होंगे वह आलेख x अक्ष को उतने ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। यदि यहाँ पर यह आलेख हमारे x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका अर्थ है कि इस बहुपद की घात भी 3 है, इसके शून्यक भी 3 है, इसके हल भी 3 है। और इस बात को नीचे लिखा है हाँ बिल्कुल सही, अर्थात ये जो बातें बोली गई हैं ये बिल्कुल सही हैं। तो आइए अब इस आधार पर हम नीचे दिए हुए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि आलेख के जो बहुपद हैं, किस बहुपद के आलेख, यहाँ लिखा हुआ है कि बहुपद y बराबर px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहाँ से ज्ञात कीजिए? दिए हुए आलेख को देखकर। अब ये आलेख हमें नीचे दिए हुए हैं, तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया था शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बस हमें ये देखना होता है कि हमारा आलेख y अक्ष को कितने बिंदुओं पर छू रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। क्योंकि यहाँ हमारा आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदु पर छू रहा है तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 1 होगी। यहाँ क्योंकि 2 बिंदुओं पर छू रहा है तो यहाँ शून्यांकों की संख्या 2 होगी। यहाँ केवल एक बिंदु पर छू रहा है तो यहाँ शून्यांकों की संख्या 1 होगी, और यहाँ 2 बिंदुओं पर छू रहा है तो यहाँ भी शून्यांकों की संख्या 2 होगी। तो आई होप इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। और नीचे फिर दोबारा कोविड से संबंधित ये निर्देश हैं, इनका आप पालन कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।